कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां हैं। आसमान बिल्कुल साफ है, हल्की हल्की हवा चल रही है और साउथ कोरिया का सबसे मशहूर बीच हेउंडे लोगों से खचाखच भरा हुआ है। 10 लाख से ज्यादा लोग अपनी फैमिली, दोस्तों और बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उनके साथ क्या खौफनाक हादसा होने वाला है। जवान लोग पानी में मस्ती कर रहे थे और बूढ़े लोग किनारे पर बैठे समंदर की लहरों को एंजॉय कर रहे थे। एक आम सा खूबसूरत दिन लग रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था उसके बारे में वहां मौजूद किसी एक शख्स ने भी सपने में नहीं सोचा था। अचानक आसमान में उड़ने वाले हजारों परिंदे जो अभी तक शांति से उड़ रहे थे, वो एक साथ अजीब सी आवाजें निकालते हुए शहर से दूर भागने लगते हैं, जैसे उन्हें किसी आने वाली कयामत की खबर मिल गई हो। अब यहाँ पर समंदर का पानी जो अभी तक लोगों के पैरों को छू रहा था, वो अचानक बहुत तेजी से पीछे जाना शुरू हो जाता है। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह पानी का पीछे जाना किसी बहुत बड़े खतरे की आखिरी निशानी है। लोग इस अजीब नजारे को देखकर हैरान थे। जो लोग पानी में थे वो पानी के साथ आगे समंदर की तरफ खींचे चले जा रहे थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद दूर समंदर के बीचों बीच आसमान और पानी के बीच एक सफेद लकीर बनती हुई नजर आती है। एक अजीब सी दिल दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजने लगती है, जैसे हजारों टन का पहाड़ तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा हो। जब लोग गौर से देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक आम लहर नहीं, बल्कि 50 मीटर यानी तकरीबन 15 मंजिल बिल्डिंग जितनी ऊंची पानी की एक खौफनाक दीवार तेजी से शहर की तरफ बढ़ रही थी। ये कोई आम तूफान नहीं था, बल्कि एक मेगा सुनामी थी जो सब कुछ तबाह करने आई थी। अब यहाँ पर शहर के सायरन जोर जोर से बजने लगते हैं। जल्द से जल्द तटीय क्षेत्रों को खाली कर दीजिए। 10 लाख लोग एक दूसरे को कुचलते हुए अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भागने लगते हैं। जो होने वाला था उससे बचना इंसान के बस में नहीं था। लहर की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने किसी को सोचने तक का 1 सेकंड भी नहीं दिया। कुछ ही देर बाद वो खौफनाक मेघा सुनामी बीच पर मौजूद हजारों लोगों को किसी भूखे जानवर की तरह अपने अंदर निगल लेती है। पानी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, गाड़ियां और अजीम और शान शिप्स पत्ते की तरह बहने लगते हैं। एक ही पल में पूरा शहर तबाही का मंजर बन गया। मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अचानक इतनी बड़ी तबाही आई कहां से। क्या किसी ने इस तूफान के आने से पहले इसकी वार्निंग नहीं दी थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पानी के खौफनाक तूफान से इस शहर का कोई भी एक इंसान जिंदा बच पाएगा? दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन उस तबाही और जिंदगी की इस खौफनाक जंग को देखने से पहले, अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस से भरी और दिल दहला देने वाली मूवीज पसंद हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आप हमारी आगे आने वाली कोई भी कहानी मिस ना करें। तो चलिए देखते हैं कि यह सब आखिर शुरू कैसे हुआ। कहानी 5 साल पीछे यानी 2004 में जाती है। एक मछली पकड़ने वाली बड़ी सी कमर्शियल शिप इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर के बीचों बीच खड़ी थी। इस शिप पर काफी लोग मौजूद थे। शिप समंदर की खौफनाक लहरों में बुरी तरह फंस जाती है। आसमान से बारिश का तूफान और नीचे से समंदर का गुस्सा, इन लोगों के बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और शिप को ऐसे झूले दे रहा था जैसे कोई खिलौना हो। मानसिक उस वक्त अपने एक कोवर्कर को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये कोवर्कर कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि यह उसकी बचपन की सबसे करीब दोस्त यॉन ही का बाप था। मानसिक ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि मानसिक को अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी का हाथ छोड़ना पड़ता है। यॉन ही के फादर की मानसिक की आंखों के सामने समंदर में डूबकर मौत हो जाती है। मानसिक यह सब देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। उस दिन के बाद मानसिक के अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट, पछतावा घर कर जाता है, जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। कुछ ही देर बाद कहानी वापस प्रेजेंट टाइम यानी 2009 में आती है। 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन मानसिक के जहन से उस दिन का मंजर आज भी नहीं गया था। अब मानसिक हेउंडे बीच पर एक छोटा सा सी फूड रेस्टोरेंट चलाता है। यॉन ही भी वही उसके साथ काम करती है। यॉन ही एक खूबसूरत, मेहनतकश और जिंदा दिल लड़की है जो मानसिक से बेइंतहा प्यार करती है। मानसिक भी यॉन ही से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके बाप की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था। इसलिए वो कभी यॉन ही से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। मानसिक का एक छोटा भाई है जिसका नाम ह्योंग-सिक है। ह्योंग-सिक एक बहुत ही बहादुर और जोश से भरा हुआ नौजवान है। वो एक कोस्ट गार्ड है जो समंदर में लोगों की जान बचाने का काम करता है। एक दिन जब ह्योंग-सिक अपनी ड्यूटी पर था तो समंदर में एक लग्जरी यॉट तेजी से डूबने लगती है।
ह्योंग-सिक बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहां पहुंचता है और अपनी जान खतरे में डालकर वहां से एक अमीर और खूबसूरत लड़की हीमी को बचाता है। हीमी एक बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करती थी और उसे समंदर का कोई तजुर्बा नहीं था। जब ह्योंग-सिक ने उसे बचाया तो हीमी उसकी इस बहादुरी पर फिदा हो गई। ह्योंग-सिक एक सिंपल कोस्ट गार्ड था और हीमी एक अमीर लड़की। इन दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग थी। इसी दौरान कहानी में एक और बहुत जरूरी कैरेक्टर की एंट्री होती है, डॉक्टर किम हुई, जो एक बहुत ही काबिल और तजुर्बेकार जियोलॉजिस्ट हैं। यानी वो जमीन और समंदर की स्टडी करता है। डॉक्टर किम पिछले कई हफ्तों से जापान और कोरिया के समंदर यानी ईस्ट सी के डेटा को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था। उसे कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही थीं जो आम लोगों के लिए नॉर्मल थी, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए यह बहुत बड़ी वार्निंग थी। लेकिन अब जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि ईस्ट सी के अंदर जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में बहुत तेजी से टकरा रही हैं और एक अजीब सी खतरनाक एक्टिविटी हो रही है। डॉक्टर किम को पूरा यकीन हो गया था कि एक बहुत ही बड़ा मेगा सुनामी हेउंडे शहर को हिट करने वाला है। अब यहां पर डॉक्टर किम फॉरेन डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वो उन्हें अपनी सारी रिपोर्ट्स, ग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि हमें फौरन हेउंडे शहर को खाली करवाना चाहिए। किसी भी वक्त सुनामी आ सकती है। 10 लाख लोगों की जानें खतरे में हैं। एजेंसी के बड़े बड़े अफसर डॉक्टर किम की बात सुनकर उनका कहना था कि डॉक्टर किम, हमारे समंदर में सुनामी आने का चांस 1% से भी कम है। कभी कोरिया में सुनामी आई है क्या? टूरिज्म सीजन चल रहा है और इससे अरबों रुपए का नुकसान होगा। डॉक्टर किम उन्हें बहुत समझाता है, चार्ट्स दिखाता है, डेटा सामने रखता है, यहां तक कि चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। डॉक्टर किम की अपनी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। उसकी एक एक्स वाइफ थी यूजिन, जो अब उसे छोड़ चुकी थी। यूजिन इस वक्त हेउंडे बीच पर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही थी। उनकी एक छोटी बच्ची भी थी जिसका नाम जीमिन था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डॉक्टर किम ही उसका असली बाप है, क्योंकि यूजिन ने जीमिन को कभी यह सच नहीं बताया था। अब यहां पर हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने शुरू होते हैं। कुदरत उन्हें बार बार वार्निंग्स दे रही थी, लेकिन लोग उन वार्निंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। अगले दिन सुबह एक और अजीब चीज होती है। शहर में अचानक एक छोटा सा भूकंप, अर्थक्वेक आता है। लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अब यहां पर आसमान में भी अजीब मंजर नजर आता है। चिड़ियां और कौवे अजीब तरीके से गोल गोल घूमने लगते हैं, जैसे वो किसी चीज से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ ही देर बाद डॉक्टर किम की कंप्यूटर की स्क्रीन पर अचानक एक ह्यूज रेड अलर्ट ब्लिंक करने लगता है। स्क्रीन पर बड़े बड़े लफ्जों में लिखा आता है, सेस्मिक अलर्ट, मैग्नीट्यूड 9.1। यानी जापान के पास समंदर के अंदर एक मैसिव और तबाहकुन अर्थक्वेक आ चुका है। जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स कंप्लीटली खिसक चुकी थीं। अब यहां पर डॉक्टर किम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं जब वो स्क्रीन पर देखता है कि पानी की एक अजीम और शान लहर 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, यानी एक जेट प्लेन की स्पीड से, कोरिया के इस हेउंडे शहर की तरफ बढ़ रही है। वो अपनी कुर्सी से उठता है और फौरन डिजास्टर एजेंसी के बॉस को फोन करता है। उसकी आवाज कांप रही थी जब वो चिल्लाते हुए कहता है, सुनामी शुरू हो चुकी है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं, सिर्फ 10 मिनट, फौरन सायरन बजाओ, शहर खाली करवाओ, वरना 10 लाख लोग मारे जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट। 10 मिनट में 10 लाख लोगों को बीच से दूर ले जाना नामुमकिन था। सायरन बजने लगते हैं। जल्द से जल्द तटीय क्षेत्रों को खाली कर दीजिए। मगर बीच पर मौजूद लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब बहुत देर हो चुकी है। पानी शहर के दरवाजे पर दस्तक दे चुका था और मौत उन सबके नाम की चिट्ठी लेकर आ रही थी। अब यहां पर कहानी वापस उसी भयानक पॉइंट पर आती है जहां से हमने शुरू की थी। पानी की खौफनाक दीवार पूरी ताकत से शहर पर गिरती है। ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स और ग्लास की इमारतें शीशों की तरह टूटने लगती हैं। गाड़ियां, बसें, ट्रक सब कुछ पानी में बहने लगते हैं। मानसिक और यौन ही बीच के करीब अपने रेस्टोरेंट में थे जब उन्हें सायरन की आवाज सुनाई दी, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पानी उनके बिल्कुल पीछे है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पानी की ऊंची दीवार उनकी तरफ बढ़ रही थी। मानसिक फौरन यौन ही का हाथ पकड़ता है और दोनों अपनी जान बचाकर शहर की गलियों में भागते हैं। उनके चारों तरफ लोग भाग रहे थे, चीख रहे थे, गिर रहे थे। कुछ ही देर बाद पानी शहर में दाखिल हो गया। पूरा शहर देखते ही देखते कई फीट पानी में डूब जाता है।
पानी का बहाव इतना तेज था कि लोग उसमें बहते चले जा रहे थे। मानसिक यौन ही का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था। मानसिक और यौन ही भागते भागते एक नैरो गली में फंस जाते हैं। आगे रास्ता बंद था और पीछे से पानी तेजी से आ रहा था। पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था वो पानी से भी ज्यादा खतरनाक था। सुनामी की ताकत से शहर के बिजली के खंभे टूट गए थे और हाई वोल्टेज तारें पानी में गिर रही थीं। अब यहां पर जब बिजली की तारें पानी को छूती हैं तो पूरा पानी करंट से भर जाता है। जो लोग पानी में खड़े थे उन्हें जोरदार करंट लगता है और वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। मानसिक को फौरन समझ आ जाता है कि अगर हम पानी में खड़े रहे तो हम भी मर जाएंगे। अब यहां पर मानसिक यौन ही को बचाने के लिए उसे एक टेलीफोन पोल खंबे पर चढ़ा देता है और खुद भी बड़ी मुश्किल से अपने जख्मी हाथों से ऊपर लटक जाता है। उनके नीचे का पानी बिजली के करंट से जल रहा था। अगर उनका हाथ छूटा या पांव भी पानी को छूता तो मौत तय थी। वहीं दूसरी तरफ मानसिक का एक दोस्त डोंगचून शहर के सबसे बड़े ब्रिज पर मौजूद था, मगर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह ब्रिज कुछ ही सेकंड्स में टूटने वाला है। कुछ ही देर बाद मेगा सुनामी के प्रेशर से ब्रिज के बड़े बड़े कंक्रीट के पिलर्स हिलने लगते हैं। पूरा ब्रिज ऐसी आवाजें निकालने लगता है जैसे कोई अजीमोशान बिल्डिंग गिर रही हो। ब्रिज पर मौजूद बड़े बड़े कार्गो शिप्स और कंटेनर्स आपस में टकराकर ब्रिज के ऊपर गिरने लगते हैं। डोंगचून अपनी जान बचाने के लिए भागता है। एक बहुत बड़ा हैवी कंटेनर उसके बिल्कुल ऊपर गिरने वाला होता है। डोंगचून की जिंदगी का आखिरी सेकंड लग रहा था, लेकिन अब यहां पर डोंगचून किस्मत से थोड़ा साइड पर होकर बाल बाल बच जाता है। कंटेनर उसके बिल्कुल बाजू में गिरकर बिखर जाता है। डोंगचून कांप रहा था, लेकिन वो जिंदा था। अब यहां पर कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। कोस्ट गार्ड ह्योंग सिक, मानसिक का छोटा भाई, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में था। उसकी ड्यूटी लोगों को डूबने से बचाना थी। वो हेलीकॉप्टर से नीचे शहर का मंजर देख रहा था। हर तरफ पानी ही पानी था। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है, हीमी, वो और उसके कुछ दोस्त एक डूबती हुई बोट पर फंसे हुए हैं। बोट तेजी से डूब रही थी और उनके पास बहुत कम वक्त था। ह्योंग सिक बिना एक सेकंड सोचे हेलीकॉप्टर से रस्सी के जरिए नीचे उतरता है। लहरों ने उसे यहां वहां फेंका, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो हीमी और उसके दोस्तों को एक एक करके रस्सी के साथ बांधकर हेलीकॉप्टर में ऊपर खिंचवाता है, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब एक और मुसीबत आने वाली है। बोट में बचा एक आखिरी आदमी पानी में गिर जाता है। वो मदद के लिए चीख रहा था। ह्योंग सिक उस आखिरी आदमी को बचाने के लिए खुद भी पानी में कूद जाता है। वो उस आदमी को पकड़ लेता है। अब हेलीकॉप्टर की रस्सी इन दोनों को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन अब जो होने वाला था उसने सबके दिल तोड़ दिए। हेलीकॉप्टर का इंजन इन दोनों के वेट को नहीं उठा पा रहा था। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो तेजी से नीचे आने लगता है। अगर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें मौजूद ही मी और बाकी सब लोग भी मारे जाएंगे। अब यहां पर ह्योंग सिक नीचे रस्सी पर लटका हुआ था। उसने ऊपर हेलीकॉप्टर की तरफ देखा जहां ही मी बैठी थी। फिर उसने नीचे समंदर की खौफनाक लहरों को देखा। उसे समझ आ गया था कि क्या करना है। अगर उसने रस्सी नहीं काटी तो हीमी और हेलीकॉप्टर में मौजूद सब लोग मारे जाएंगे। उसकी आंखों में आंसू थे। हीमी ऊपर से देख रही थी। उसे समझ आ गया कि ह्योंग सिक क्या करने वाला है। वो चीख चीख कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उसकी चीखें दिल चीर देने वाली थीं। मगर ह्योंग सिक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी यह मुस्कुराहट हीमी के दिल में हमेशा के लिए रह जाएगी। फिर वो अपना चाकू निकालता है और एक झटके में रस्सी काट देता है। ह्योंग सिक और वो आदमी सुनामी की खौफनाक लहरों में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। अब यहाँ पर कहानी का आखिरी और सबसे ज्यादा इमोशनल हिस्सा शुरू होता है। जो होने वाला था वो दिल दहला देने वाला था। तभी आसमान में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की आवाज ही सुनाई देती है। हेलीकॉप्टर उनकी बिल्डिंग के ऊपर आता है और एक बास्केट नीचे उतारता है, मगर उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हेलीकॉप्टर में सिर्फ एक ही इंसान के लिए जगह है। अब यहां पर डॉक्टर किम और यूजिन बिना कुछ कहे दोनों समझ जाते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो अपनी छोटी बच्ची जीमिन को उठाते हैं और हेलीकॉप्टर की बास्केट में बिठा देते हैं। जीमिन रोने लगती है और कहती है, मामा, पापा, आप भी आओ ना। हेलीकॉप्टर की बास्केट ऊपर जाने लगती है। जीमिन ऊपर से हाथ फैलाए चीख रही थी, पापा, मामा, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसकी चीखें आसमान को चीर रही थीं। डॉक्टर किम और यूजिन नीचे खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन अब जो होने वाला था उसने उन दोनों का सफर इस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सुनामी की एक आखिरी, सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक लहर आई। डॉक्टर किम और यूजिन ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ा। उनके सारे गिले शिकवे, सारी नफरतें, सब कुछ उस आखिरी पल में खत्म हो गए।
उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और अगले ही पल वो अजीमो शान लहर उन्हें बहा कर ले गई। उन्होंने अपनी बच्ची की जिंदगी के लिए अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान कर दी। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो हेउंडे शहर का नक्शा ही बदल चुका था। वो शहर जो कल तक रोशनियों, खुशियों और हंसी से जगमगा रहा था, अब मिट्टी, कचरे, टूटी बिल्डिंग्स और तबाही का ढेर बन चुका था। हर तरफ लाशें थीं, लोग टूट कर रो रहे थे और अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर मानसिक और यौन ही किसी तरह इस खौफनाक तबाही से बच गए थे। मानसिक को जब अपने छोटे भाई ह्योंगसिक की मौत का पता चलता है तो वो जमीन पर गिरकर टूट कर रो पड़ता है। उसका भाई, जो उसकी दुनिया था, अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर उसे अंदाजा था कि उसके भाई ने सिर्फ अपनी जान देकर हजारों लोगों की जान बचाई है और वो एक सच्चे हीरो की मौत मरा है। और इसी दिल को छू लेने वाले, आंखें नम कर देने वाले मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इस मेगा सुनामी वाली सिचुएशन में होते तो अपनी जान कैसे बचाते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही एक और जबरदस्त और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ।